नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। बता दें कि यूपी के वाराणसी से खबर है, जहां वाराणसी भारतीय जनता पार्टी की काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल के वाराणसी दौरे को लेकर पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी और साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री 11 अप्रैल की सुबह वाराणसी में आएंगे और यहां आने पर वह विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी जनसभा मंच से ही 70 की उम्र के वरिष्ठ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी अपने हाथ से देंगे। वहीं एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। जिले में प्रधानमंत्री जी के जनसभा को सुनने और सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों की बैठक हो चुकी है। इसी को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी गई है, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहा है और उसी निमित्त आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की बुलाई गई है। हमारे साथ हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी और महानगर के सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी, महानगर के हमारे काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया जी हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में लगभग हर तीसरे महीने आते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अर्ध शतक का आगमन है, 50वां बार आगमन है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश को करोड़ों रुपए का सौगात दे के जाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः मेहदीगंज, जो सेवापुरी विधानसभा में पड़ता है, उस ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। उसी जगह से 3884 करोड़ रुपए का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। जनसभा कितने जमीनी में हो रहा है सर, क्या हो गया आंकड़ा कुछ? जनसभा लगभग 15 हेक्टेयर जमीन के आसपास में जनसभा हो रहा है और इस जनसभा में चूँकि इस समय गेहूं की कटाई और मड़ाई भी चल रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन वाराणसी जिला और वाराणसी महानगर वो सब लोग मिल कर के लगभग 50,000 से ज़्यादा भीड़ की जनसभा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी क्या इस बार भी काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह सब जगह जाएंगे? अभी तक जो प्रस्तावित कार्यक्रम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को जानकारी हुआ है, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, बाबतपुर एयरपोर्ट से जनसभा स्थल मेहदीगंज और वहां लगभग जनसभा संबोधित करने के बाद 1.5 घंटे बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की वापसी की सूचना अभी हम लोगों के पास है। अगली खबर यूपी के बागपत से है। बता दें कि जिला बागपत के खेकड़ा तहसील में ग्राम केहरका निवासी किसान अपने ही फसल को काटने के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 150 बीघा जमीन के आसपास गेहूं की फसल किसानों की जमीन में खड़ी हुई है और फसल पककर बिल्कुल तैयार है, जिसको काटने के लिए किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। योगी सरकार में तैनात एक अधिकारी अपनी तानाशाही के चलते हुए किसानों को अल्टीमेटम दिया है कि यह फसल किसान नहीं काट सकते। इस फसल को प्रशासन काटेगा, जबकि पूरा मामला इस तरह है कि 20 साल पहले यह जमीन पट्टे के तौर पर किसानों को दी गई थी, जो कि कुछ जमीन भूमि धरकर करते हुए पट्टेधारियों ने अपनी जमीन को बेच दिया था, जिसमें मेरठ कमिश्नरी ने इस जमीन को निरस्त करते हुए आदेश पारित किया था, जिसको लेकर किसान इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमीन की बहाली में एक स्टे लेकर आए थे और उसमें पूर्व से चलती हुई यथा स्थिति का मान्य उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था, जिसको एसडीएम खेकड़ा ने दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की स्टे को दरकिनार कर रखा है। वहीं अब देखना यह है कि इसमें जो किसानों के खून पसीने की मेहनत से अपने खेतों में उगाई हुई फसल है, इसे एक अधिकारी अपनी तानाशाही के चलते हुए अपना अधिकार बताते हुए उजाड़ता है, या किसान की फसल जो कि उनका अधिकार बनता है उनको मिलती है। आगे कागज देख के आपको वही जो है बैठ के जो आमने सामने बात होंगी, वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद जो भी निर्णय होगा वो यही तभी उसका जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हैं, कोई अधिकारी आए यहाँ पे? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया।
कोई आपने वहाँ सूचित दिया हो थाने में? नहीं, सूचना दी हुई है थाने में, सारी सूचना है थाने में ही, प्रशासन को भी है। हमें जो है LIU के माध्यम से सूचना गई हुई है। LIU के माध्यम से सूचना गई हुई है जी। आप लोगों ने कोई सूचना एप्लीकेशन वगैरह कोई थाने में या SSP बागपत को नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं दिया आपने? धरना जी, और किसानों का उत्पीड़न हो रहा। खैर का गांव है, जिला बागपत में जी। यहाँ पे किसानों का उत्पीड़न हो रहा, और हमें पता चला कि भाई यहाँ जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा, हमारी किसान यूनियन टिकैत हमारी संगठन है, हमें इतला दी गई, वहाँ पे जाके देखो तो वास्तव में यहाँ पे जो पाया कि किसानों की पकी फसल खड़ी, जिन्होंने पूरी लागत लगा दी, सब कुछ कर दिया, और प्रशासन उसे नहीं काटने दे रहा। तो उसके लिए हम यहाँ आए, धरना दे रखा कि भाई किसानों के घर जागी फसल, इन्होंने लागत लगा रखी, जिसने बोया वो काटेगा। ऐसा अंधा कानून नहीं होने का कि बोएंगे हम, काटेगा कोई और। यहाँ मरना तो मंजूर है, लेकिन फसल इस तरह नहीं देने के। हमारे तो और है ही नहीं कुछ भी। इन किसानों की गैल है और साथ रहेंगे मरते दम तक। आंदोलन होगा, बड़े स्तर पर होगा, पूरी लड़ाई मजबूत से लड़ेंगे। कढ़ाई चल गई, सब किसान यहीं मौजूद रहेंगे, पूरी रात यहाँ मौजूद रहे हैं। और जरूरत पड़ी हमारे पे अत्याचार किसानों पे हुआ 53 लोगों पे, तो 2 किसान जिनके नाम हम नहीं बताएंगे, वे आत्मदाह करेंगे, चुपचाप करेंगे। ये यहाँ गेहूँ को हमारे खुर्द करेंगे, वे आत्मदाह कर लेंगे इनके किसी ऑफिस के पास, या कहीं भी कर लेंगे, नाम हम नहीं बताएंगे। ये तय है। जरूर करोगे? हाँ जी, आत्मदाह होगा, ये यहाँ कार्रवाई करेंगे, प्रशासन टीम कार्रवाई करेगी तो किसान आत्मदाह होगा, ये पकड़ भी नहीं पाएंगे। SDM साहब के खिलाफ होगा, ये लाइव SDM साहब के खिलाफ होगा आत्मदाह। SDM साहब जानबूझ के हरेसमेंट कर रहे हैं, इतना हरेसमेंट कर रहे हैं, अब लोग मरने पे उतार रहे हैं। SDM साहब आप पर दबाव? बहुत दबाव है। और सारी बात बताऊं तो, और अभी 8 दिन पहले हम तहसीलदार साहब के पास गए, इतनी बदतमीजी तहसीलदार साहब ने हमारे साथ करी है, जबरदस्ती हमारी तलाशी ली, फोन जेब में रखा। तहसीलदार साहब कहने लगे कि मेरी वीडियो बना रहे हो। मगर साहब ये रखा फ़ोन, अगर वीडियो बनाई हो तो बताओ। मैं मेज पे फ़ोन डाल दिया, कहने वीडियो बनाई है। मगर जी अगर वीडियो बनाए तो बताओ, जब चेक करो फ़ोन। जब मेरा फ़ोन उठा, मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। मगर तहसीलदार साहब बात सुनो, अगर इसमें वीडियो मिली तो मैं तो आत्महत्या करूँगा यहीं, और ना आप नौकरी छोड़ कर घर चले जाइए। कह लगे ऐसा कैसा हो जाओ, मैं ऐसी होगा, झूठ सच का तो यही इलाज है और क्या। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। बता दें कि दबंग सट्टा कारोबारी की धमकी से डरकर युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। युवक द्वारा पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सट्टे के कर्जे के दबाव में आकर युवक ने जान देने का प्रयास किया। परिजनों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार से युवक को आगरा रेफर कर दिया है। दरअसल पूरा मामला वृंदावन कोतवाली की मथुरा गेट चौकी क्षेत्र स्थित गौरा नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां NCERT के स्थान पर प्राइवेट प्रकाशन की महंगी पुस्तकें व शुल्क में मनमानी कर रहे कन्वेंटर व नर्सरी विद्यालयों पर प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में CBSE व ICSE बोर्ड के निजी विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई, जिसमें DM ने साफ कर दिया कि नए सत्र में केवल NCERT की पुस्तकें ही चलेंगी। साथ ही जिला अधिकारी ने कहा कि जिले को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। कोई भी प्राइवेट विद्यालय किसी भी अभिभावक को NCERT के अतिरिक्त निजी पब्लिकेशन की किताबें लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बिना जिला शुल्क नियामक समिति की अनुमति के बिना शुल्क की वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके अलावा अपने विद्यालयों की सभी सूचनाएं ऑनलाइन करने के साथ साथ विद्यालय की सूचना पट पर भी प्रदर्शित करेंगे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने के निर्देश दिए गए। DIOS श्यामा कुमार ने विद्यालयों की संबद्धता के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि शुल्क व यूनिफॉर्म में बदलाव को जिला शुल्क नियामक समिति का अनुमोदन जरूरी है। अभी जन सुनवाई में कुछ शिकायतें आई थी कि जो छात्र छात्राओं से अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है और NCERT के स्थान पर अन्य निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को लगाया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत DIO साहब ने, मैंने और CDO साहब ने और सबने बैठक ली, जिसमें जो 12 अगस्त 2024 का सर्कुलर है इसके बारे में बताया, जिसमें 2.4.7 और 4.7.1 जो प्रपोज अमेंडमेंट रूल है उसके बारे में बताया कि उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 है, जिसमें जिला शुल्क नियामक समिति धारा 8 के अंतर्गत बैठती है, उसके विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।
और अब इस समिति की जो बैठक है वो आगामी 17 को होगी। सर, जैसा कि जो विद्यालय हैं निजी वाले, उन लोगों ने 10% प्लस करके फीस जमा इस सत्र में जमा करना शुरू कर दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होगा? इसमें एक बहुत अच्छा नियम है कि जो जिला शुल्क नियामक समिति है उसको लगभग 60 दिन पूर्व आपको सूचित करना है कि आपकी फीस कितनी बढ़ोतरी हो रही है और उसका कारण क्या है। और जब समिति का अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद समुचित औचित्य के साथ उसकी वृद्धि की जा सकती है। और इस बार हमने निर्देशित किया है कि कोई भी यदि बिना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अनुमोदन के कोई फीस बढ़ाता है तो वो मान्य नहीं होगी। इसमें 3 प्रावधान हैं। प्रथम बार इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड है, यानी सभी नियमों का। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें CBSE तथा ICSE स्कूलों के प्रधानाचार्य तथा प्रबंधक सम्मिलित हुए और इस बैठक का उद्देश्य था कि जो NCERT के द्वारा जो पुस्तकें हैं उनके अलावा पुस्तकें चला रहे हैं स्कूल, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए और उनको आगाह करने के लिए कि किसी भी निजी प्रकाशक की पुस्तक विद्यालय में नहीं चलाई जाएगी, केवल NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ही चलाई जाएंगी। और दूसरा बिंदु था बच्चों का शुल्क की भी शिकायतें आ रही थी कि शुल्क बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा शुल्क ले रहे हैं, जो नहीं लेना चाहिए वो वसूल कर रहे हैं। तो इसके संबंध में उन्हें बताया गया कि अगर किसी प्रकार का शुल्क वृद्धि आप करते हैं तो जिला शुल्क नियामक समिति से पूर्वानुमोदन आपको लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमोदन के न तो आप शुल्क बढ़ा सकते हैं और न आप अपने विद्यालय की यूनिफॉर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। 5 साल के बाद यूनिफॉर्म के परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वो भी पूर्व अनुमोदन आपको जिला शुल्क नियामक समिति से लेना होगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी प्रोविजन उस अधिनियम में दिए हुए हैं। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। गौरतलब है कि हिस्ट्री शीटर अभियुक्त वकील को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि फिरोजाबाद के थाना फरिहा पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 31/3/2025 को प्रार्थी व उसके भाई को अभियुक्त वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से लाठी डंडों से मारा पीटा। सूचना के आधार पर थाना फरिहा पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकार जसराना के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना फरिया पर 1 अप्रैल को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें लाठी डंडों से एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। वादी द्वारा अपने भाई के संग मारपीट के संबंध में थाना फरिया पर एक अभियुक्त वकील के विरुद्ध दर्ज कराया था और पुलिस के द्वारा उसकी तलाशी में सक्रियतापूर्वक कार्रवाई की जा रही थी और पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन भी किया गया था, क्योंकि वकील पुत्र अजमेरी एक अभ्यस्त अपराधी था। इसके विरुद्ध तमाम पूर्व के मुकदमे भी थे। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये फरिया से मरसलगंज वाले रोड पर ईदगाह के पास ये किसी घटना करने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक वहाँ सघन तलाशी शुरू की गई। अभियुक्त के सामने दिखाई पड़ने पर पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, परंतु अभियुक्त भागने लगा। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त। अब बात करेंगे रायबरेली की। बता दें कि रायबरेली में स्कूली बस चालक पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला महाराजगंज थाना इलाके के एक निजी स्कूल का है। इसी स्कूल की बस से कक्षा 3 की छात्रा आती जाती थी। परिजनों की सूचना पर बस का ड्राइवर छुट्टी के बाद घर छोड़ने के दौरान इस मासूम को अंत में उतारता था। उस दौरान जब मासूम बस में अकेली बसती थी तब उसके साथ पिछले 3 दिनों से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। थाना महाराजगंज के अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें जो पीड़िता है नाबालिग है, इनके पिता की तहरीर पर
मुकदमा अपराध संख्या 76/25 अंतर्गत धारा 65(2) BNS 5/6 पैक्सो एक्ट। इसमें जो है बच्ची के स्कूल का जो वैन ड्राइवर है वो आरोपी है धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां मिठनापुर ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के तहत जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। वहीं शिकायतकर्ता ने डीएम से शिकायत की है। शिकायत पर डीएम ने जांच टीम गठित कर दी है। दरअसल पीड़ित ने जांच टीम पर गुमराह करने व मिली भगत का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कहा कि मुझे जांच टीम द्वारा गुमराह किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। भ्रष्टाचार पर जांच टीम के द्वारा पर्दा डाला जा रहा है। और साथ ही कहा कि खंड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान की मिली भगत से भ्रष्टाचार हुआ है। सरकारी योजनाओं के नाम पर मिठनापुर ग्राम सभा में धन उगाही हुई है। गांव में हमने प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत डीएम साहब से की थी। उसके लिए टीम गठित हुई है। जो टीम सुबह से हमको 10 बजे का टाइम दिया था, वो टीम हमारी समझ से प्रधान से मिली हुई है। वो टीम अभी तक बार बार फ़ोन कर रहे हैं। वो टीम आने के लिए कहा 11:30 बजे, फिर अभी फिर कहा, फिर फ़ोन, अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो लोग। आपको क्या लगता है? हमें संदिग्ध ये लग रहा है कि ये टीम के ऊपर हावी हो रहे, प्रभाव बना रहे हैं। ये जांच टीम जो है सही तरीके से जांच करने में हमारी समझ से सक्षम नहीं है। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां केंद्र सरकार की मुद्रा योजना को 10 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के 48 सफल लाभार्थियों से अपने आवास पर मुलाकात की। और इन्हीं लाभार्थियों में से एक रायबरेली की युवा उद्यमी मनीषा रावत भी हैं, जिन्होंने 2 साल पहले घर से ही हैंडमेड चॉकलेट का कारोबार शुरू किया था। देखते ही देखते उनकी चॉकलेट के साथ ही अन्य बेकरी आइटम की बाजार में डिमांड बढ़ने लगी और पूंजी के लिए मुद्रा लोन अप्लाई किया। मुद्रा लोन मिलते ही कारोबार बढ़ता गया, जहां उन्होंने कई लोगों को रोजगार देते हुए कारोबार का टर्नओवर भी 2 से 3 लाख प्रति महीना पहुंचा दिया। इधर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो केंद्र सरकार की इन पर निगाह गई। मुद्रा लोन योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देश भर से मुद्रा लोन योजना के सफल लाभार्थियों को अपने आवास पर मिलने के लिए बुला लिया और उन्हीं लाभार्थियों में से एक हैं रायबरेली की मनीषा रावत। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमियों को बढ़ाने के लिए कोलेटरल फ्री लोन देती है और इसे हम मुद्रा के नाम से और कई सारी योजनाओं के नाम से जानते हैं। तो उसी के उसमें उन्होंने एक मीटिंग की थी कि क्या लिटरली इन योजनाओं का फायदा जमीनी स्तर पे उद्यमियों को हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो मीटिंग कराई गई थी। आपका क्या है मैसेज? मेरा सर एक ही मैसेज है सभी के लिए, सभी युवाओं के लिए, कि प्रधानमंत्री जी हमारे हमें बढ़ाने के लिए, उद्यमियों को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं और हमें भी इन योजनाओं के बारे में अवगत होना चाहिए और साथ ही साथ अपने भारत को विकसित करने के लिए इन योजनाओं का लाभ लेते हुए रोजगार क्रिएट करना चाहिए अपने अपने जिले में। आपका लघु उद्योग क्या है? मेरा लघु उद्योग बेकरी है। मेरी फर्म का नाम चौको कम ट्रू है, जो कि एक बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब बात करेंगे मथुरा की। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने जिले में उन पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जो अभी तक इससे वंचित हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि राशन खाद्य योजना के तहत मथुरा में 1615 लोगों को चिन्हित किया गया है जो राशन कार्ड और राशन लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना। इसके लिए सर्वे किया गया और प्राथमिक सर्वे में पता चला कि ऐसे परिवारों को ढूंढकर पात्रता के आधार पर उनका राशन कार्ड बनाया गया। 1615 में से अब तक 1500 परिवारों का राशन कार्ड बनाया जा चुका है। वहीं बचे हुए 115 लोगों का 2 से 3 दिन में राशन कार्ड बन जाएगा। आपके माध्यम से एक बात मुझे और कहनी थी कि इस समय पूरे प्रदेश में सभी राशन कार्डों की ई-केवाईसी की जा रही है। ई-केवाईसी उचित दर की दुकान पर हो रही है, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है। तो अभी तक जिले में 81% ई-केवाईसी हम लोग कर चुके हैं। तो यह अपील है आम जनता से कि जिनकी भी राशन कार्ड की अवशेष यूनिट्स की केवाईसी नहीं हो पाई है, तो उनको जाकर अपनी दुकान पर ई-केवाईसी करा लें, जिससे कि वो आगामी दिनों में किसी खाद्यान्न की सुविधा से वंचित ना हो और उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसे शीर्ष प्राथमिकता दें। और इस तरह का एक मैसेज भी जो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं
उस पर एक मैसेज भी जाता है कि आपके कार्ड में इतनी यूनिट की KYC बची हुई है। उस मैसेज को देखते हुए अपना जो भी अवशेष यूनिट्स हैं उनकी जाके KYC करा लें। जैसे KYC होना तो मुखिया के साथ साथ जो भी सभी यूनिट्स का सभी यूनिट की KYC होगी। एक KYC निःशुल्क है और उचित दर की दुकान पर होती है। अपने नज़दीकी दुकान पर जाकर अपनी KYC करा लें। अब बात करेंगे बिहार की गया से खबर है, जहां पति ने ही अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घर के कमरे को बंद कर वारदात को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि महिला विकास मित्र के पद पर कार्यरत थी। वहीं पति द्वारा पत्नी की गोली मारकर हत्या की घटना की जानकारी होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फरार हुए आरोपित पति की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि गया में विकास मित्र के पद पर रही महिला कि उसके पति ने ही गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना गया जिले के अतरी थाना के टेटुआ गांव की बताई जा रही है। घटना की जानकारी होते ही अतरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल को संरक्षित करते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। FSL एवं तकनीकी टीम साक्ष्य संकलन करने में जुट गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव धार के कुच्छी और मांडव के दौरे पर रहे। कुच्छी में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद वे कुच्छी में ही मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की सदस्यों से संवाद सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिला शक्ति की जमकर प्रशंसा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं को चेक भी वितरण किए। कार्यक्रम के दौरान महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर सहित जिले के कई नेता और आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम ने मंच से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कांग्रेस को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कही। नंबर 1 का राज्य बना के छोड़ेंगे, नंबर 1 का राज्य। ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज समय की कमी है। यहाँ से मुझे मांडव भी जाना है और आज धार जिले को समर्पित है अपना पूरा दिन, आज का भी और कल का भी। आज धार, अभी यहाँ कुक्षी, फिर धर्मपुरी में मांडव में रात वही गुजार करके हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। बता दें कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के जन कल्याणक मार्ग पर मिलन हाइट्स के रहवासियों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति बच्चे और पुरुषों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में बच्चे नवजात मंत्र का जाप करते चल रहे थे। सर्वश्री सुशील लुहाडिया, अखिलेश जैन, विशाल पोरवल और नवीन जैन और कमलेश जैन ने बताया कि भगवान महावीर ने हमेशा अहिंसा, सत्य और त्याग का संदेश दिया है और हमें प्रेम, करुणा और नैतिकता का मार्ग दिखाया है। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा के मामले में पुलिस कार्रवाई से नाराज हिंदूवादी संगठन ने बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। रामनवमी जुलूस में साउंड बजाने, अफवाह फैलाने और सरकारी कार्य में बाधा के मामले में 200 राम भक्तों पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे दर्ज होने से नाराज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता कानपुर बुंदेलखंड भाजपा कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं पूरे यूपी में हर जगह यात्रा निकाली गई, मगर कानपुर में यात्रा निकालने पर राम भक्तों पर मुकदमे दर्ज हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन कानपुर बीजेपी दक्षिण के जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह को सौंपा गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमको भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये मौन धरना देने का हम लोगों ने तय किया था। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्राएं निकलती हैं। कानपुर महानगर के श्री रामलला रावतपुर का जो रामलला स्थान है, अयोध्या के बाद कानपुर में उनकी बड़ी मान्यता है। कानपुर ही नहीं, क्षेत्र के आसपास के लाखों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और विगत कई दशकों से परंपरागत रूप से रामलला रावतपुर और उसके आसपास शास्त्री नगर, काकादेव, मसवानपुर, इस प्रकार क्षेत्रों में वह यात्राएं निकलती रही हैं और सभी यात्राएं सामूहिक रूप से सम्मिलित होकर श्री रामलला की शोभा यात्रा में सम्मिलित होती रही। पहले भी निकलती रही, इस बार भी निकली, लेकिन इस बार कुछ अनोखी घटना हुई। अनोखी इस प्रकार से क्योंकि रामलला के जो ये यात्राएं थी, इनके रामनवमी के एक दिन पहले प्रशासन के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा जितने भी लाउड स्पीकर थे वो सब हटवा दिए गए, जबरन उनको बंद करवा दिए गए, सीज करवा दिए गए और शोभा यात्रा के आयोजक हैं उन पर मुकदमे लगा दिए गए। एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के मुकदमे और कई नामजद मुकदमे आज
कानपुर महानगर के राम भक्तों पर दर्ज हुए। कानपुर महानगर में 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, कई पार्षद और मेयर भी है। लाखों हिंदुओं के वो नेतृत्व प्रदान करते हैं और लाखों कानपुर के हिंदुओं को उन पर आस्था इसलिए है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम रामलला रामनवमी का उत्सव मनाएंगे तो ये हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इन्होंने सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया, ऊपर मुकदमे और 200 लोगों पर लगवा दिए। तो क्या इससे मनोबल हिंदुओं का डाउन नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ? प्रदेश में कहीं भी ऐसी कोई घटना रामनवमी के अवसर पर नहीं देखने को मिली है जो कानपुर में सैकड़ों हिंदुओं पर मुकदमे डालकर दिखाई गई है। क्या यह षड्यंत्र था? क्या यह सुनियोजित रूप से किसी विपक्षी के द्वारा साजिश की गई, या लचर कानपुर का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था जिसने प्रशासन से समन्वय नहीं बनाया और 200 हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हो गए? ये कोई नया घटनाक्रम नहीं था। दशकों से यात्रा निकल रही है, दशकों से लाउड स्पीकर लग रहे हैं और इन लाउड स्पीकरों की आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि कई अन्य स्थानों पर भी ये यात्राएं निकली हैं। मेस्टन रोड की भी घटना हुई, उस पर भी मुकदमे दर्ज हुए। कुल मिलाकर आम हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हुए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हम केवल ये निवेदन करने आए हैं और ज्ञापन सौंपने आए हैं कि क्या कानपुर के 7 विधायक, 2 सांसद और कई पार्षद और मेयर तक अक्षम है कानपुर के हिंदुओं का नेतृत्व करने में? उन पर मुकदमे लग गए। प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उन्होंने कहा ये उत्सव यात्रा है, शव यात्रा नहीं है। तो क्या कानपुर का प्रशासन इन यात्राओं को शव यात्रा में बदलना चाहता था, या इन यात्राओं पर जानबूझकर कोई विघ्न डालना चाहता था, या जानबूझकर यहाँ के राम भक्तों को प्रताड़ित करना चाहता था? मेरा निवेदन केवल इतना है। मैं आज कानपुर के इस क्षेत्रीय कार्यालय पर इसलिए आया हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह निवेदन कर सकूँ, ज्ञापन दे सकूँ कि आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षण में कानपुर का हिंदू समाज अपने आप की यात्राएं निर्बाध गति से आगे बढ़ाता रहे। इसलिए कृपया ये जो 200 मुकदमे हुए हैं इनको वापस लेने की कृपा की जाए, प्रशासन से बात की जाए। इसलिए आज हम इस कार्यालय पर आए। अगली खबर असम के डिब्रूगढ़ से है। बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ में महावीर जयंती मनाई गई, जहां जयंती के दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। असम के डिब्रूगढ़ में भी धूमधाम से महावीर जयंती मनाई गई और इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जहां पूरे देश के विभिन्न स्थानों के साथ डिब्रूगढ़ में दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 1008 श्री भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक श्री दिगंबर जैन समाज नया बाजार में धार्मिक पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर असम सरकार के शक्ति मंत्री प्रशांत फुकन व डिब्रूगढ़ नगर निगम के मेयर सैकत पात्र व उप मेयर उज्जवल फुकन ने भगवान महावीर जी की पूजा अर्चना कर विश्व शांति की कामना की। वहीं नया बाजार जैन समाज के अध्यक्ष महावीर जैन केसी ने आमंत्रित अतिथियों को धार्मिक दुपट्टा पहनाकर व तिलक कर उनका सम्मान किया, जिसके बाद भगवान महावीर की अनुमति लेकर उनकी प्रतिमा को लेकर शोभा यात्रा में बने भव्य रथ पर विराजमान किया गया। शोभा यात्रा का मंत्री प्रशांत फुकन ने धर्म ध्वजा को लेकर शुभारंभ किया, जिसके बाद असमिया परंपरा अनुसार गायन बयान की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई। जैन समुदाय के लोग शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जयकारे से पूरे शहर को गुंजायमान कर दिया। इसमें शोभा यात्रा में श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़कर शामिल हुए और शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पर भक्तों ने सपरिवार भगवान महावीर जी की आरती की। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। श्री दिगंबर जैन समाज नया बाजार डिब्रूगढ़ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद पाटुदी केसी ने महावीर जयंती के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा से आह्वान किया कि देश के कई राज्यों में महावीर जयंती पर अवकाश होता है, उसी प्रकार असम में भी महावीर जयंती के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा करे। आज डिब्रूगढ़ का न्यू मार्केट महावीर जैन मंदिर से जो जुलूस निकल रहा है महावीर जयंती के उपलक्ष्य से, मैं हर डिब्रूगढ़ वासियों को, देशवासियों को मेरा तरफ से अभिनंदन जनाता हूँ। 24वां जो जन्म दिवस है महावीर जी का, दूसरा वाणी जो है वो वाणी लेके हमको आज तो 2000 साल हम लोग वाणी जो लेके चल रहा है, उसी को आज भी अगला दिन हम लोग सब लोग भ्रातृत्वबोध बहन करके अगला दिन बहुत सुंदर तरीके से हम लोग रहना है। इस तरीके से महावीर जी का जो वाणी वो वाणी हम लोग लेके चलना है, सबको भाईचारा होकर चलना है। इसी 2 शब्द में मैं सबको मेरा तरफ से महावीर जयंती का उपलक्ष्य से सबको मेरा तरफ से
बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। 26 जो जैन धर्म का जो प्रचारक है महावीर जयंती है, उसी हिसाब से आज हर बार का जैसे इस बार भी जुलूस निकलेगा और मेरा तरफ से महावीर जयंती का सबको शुभकामनाएं देते हूँ। उनका जो विचार था अहिंसा परम धर्म, मैं सबको मिलके, देशवासी को सबको मिलके भ्रातृत्वबोध लेकर के एक साथ में आगे बढ़ जाने के लिए मेरा तरफ से विनती करता हूँ। महावीर जन कल्याण महोत्सव है, ये सारे विश्व में मनाया जाता है। कल 9 तारीख को नमोकार महामंत्र का जाप किया गया था 108 देशों में, पूरे विश्व में। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महावीर जयंती को हम सरकार से चाहते हैं कि इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं। और महावीर जयंती की जो सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, कई स्टेट्स में होती है लेकिन हमारे डिब्रूगढ़ में नहीं हैं, तो मैं माननीय श्री आदरणीय डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अगले साल से महावीर जयंती की राजकीय अवकाश की घोषणा करें। और आज कई प्रोग्राम हैं, जैसे कि अभी सुबह पूजा पाठ हुई थी, अब प्रोसेसन निकलेगा। प्रोसेसन निकलने शहर के प्रमुख मार्गों से प्रोसेसन निकलेगा और उसके बाद मंदिर में आकर वापस ग्रहण करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।